राजस्थान के एक छोटे से गांव पथरवाड़ी की बात है। ये गांव वैसे तो शांत था, लेकिन एक पुराना पेड़ था जो सबके लिए डर का कारण बना हुआ था। गांव के लोग उसे रक्षा का पेड़ कहते थे। कहते हैं इस पेड़ पर एक लड़की की आत्मा रहती है, रक्षा, जो कभी इसी गांव की थी। रक्षा बहुत सुंदर और चंचल स्वभाव की लड़की थी। उसका घर उसी पेड़ के पास था। बचपन में वह उस पेड़ के नीचे खेला करती थी, लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गई। हफ्तों तक लोग ढूंढते रहे, पर वो नहीं मिली। तभी से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात कोई न कोई व्यक्ति पेड़ के पास जाता और अगली सुबह उसे बेहोशी की हालत में वहीं पाया जाता। उसके चेहरे पर डर साफ झलकता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। धीरे धीरे गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाना छोड़ दिया। कहानी शुरू होती है रवि, उसकी पत्नी किरण और बेटे आरव से, जो शहर से गांव में छुट्टियां मनाने आए थे। उन्हें गांव की शांति बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने उस पेड़ की कहानी नहीं सुनी थी। एक शाम रवि का दोस्त गोपाल आया और बोला, भाई रात को घर से बाहर मत निकलना, खासकर उस पुराने पीपल के पास मत जाना। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, ये सब अंधविश्वास है, शहर में ऐसे किस्से नहीं चलते। गोपाल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, शहर की बातें यहां काम नहीं करती। यहां वो पेड़ जिंदा है और उसके साथ कोई मजाक नहीं करता। किरण ने बीच में कहा, ऐसी बातों से डर लगता है, हमें सावधान रहना चाहिए। आरव हंसते हुए बोला, मां, अगर भूत सच में होगा तो मैं उसका वीडियो बना लूंगा। रात हो चुकी थी। गांव अंधेरे में डूबा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवा में ठंडक और रहस्यमय सन्नाटा था। रवि बाहर बैठा चाय पी रहा था, जब अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। रवि। वो मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। हवा थोड़ी तेज हुई और पेड़ की दिशा से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। रवि को लगा शायद उसका वहम है। वह अंदर चला गया। अगली सुबह गांव में चर्चा थी कि रात को किसी ने पेड़ के पास किसी लड़की को देखा था, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों के साथ, धीरे धीरे झूलते हुए। गोपाल ने कहा, वो रक्षा थी। हर बार अमावस से पहले वो दिखती है। रवि ने सोचा कि ये सब अफवाह है। उसने तय किया कि रात को जाकर खुद देखेगा। किरण ने उसे रोका, प्लीज मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रवि बोला, अगर मैं नहीं गया तो सच्चाई कैसे पता चलेगी। रात के 12 बजे रवि टॉर्च लेकर पेड़ के पास गया। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ के नीचे मिट्टी में किसी ने छोटे छोटे गोल निशान बनाए थे, जैसे किसी ने नंगे पांव घूम घूम कर कदम रखे हों। अचानक हवा में एक ठंडी सनसनी दौड़ी और टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा। किसी के कदमों की हल्की आहट आ रही थी। फिर उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। एक लड़की की, तुम यहां क्यों आए? रवि ने कांपती आवाज में कहा, कौन? हवा और तेज हुई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। चांद की रोशनी में उसे एक हल्का सफेद साया दिखा। पेड़ के पीछे खड़ा हुआ। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और आवाज में एक अजीब ठंडक थी। वो बोली, सब मुझे भूल गए, पर मैं सबको याद करती हूं। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। अचानक पेड़ की डाल पर बैठा एक कौवा जोर से बोला और रवि का ध्यान टूटा। वो किसी तरह घर भागा और दरवाजा बंद किया। किरण और आरव डर के मारे कांप रहे थे। किरण ने पूछा, क्या देखा तुमने? रवि ने सिर्फ इतना कहा, वो सच में है। अगली सुबह गांव में रवि की हालत देखकर सब हैरान रह गए। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप खिड़की से उसी पेड़ को देख रहा था। गोपाल ने कहा, मैंने कहा था ना, रक्षा किसी को अपने पास बुलाती है। वो अब तुम्हें जाने नहीं देगी। रवि की आंखें खाली लग रही थीं। उसने धीमे से कहा, वो बस चाहती है कोई उसकी बात सुने। गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को हवा में किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज और घरों के पास गिरते पत्तों में अपने कदमों के निशान।
अब गांव वाले डरे हुए थे और रवि अब हर रात उसी पेड़ की दिशा में देखता और कहता, रक्षा, आज क्या कहना चाहती हो? कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर जाती है, जहां डर, सच्चाई और अधूरी आत्मा की पुकार सब एक हो जाते हैं। सुबह की पहली किरणों के साथ गांव में हलचल मच गई। पेड़ के नीचे रात भर की आग की राख अभी भी सुलग रही थी और हवा में जली हुई मिट्टी की गंध फैली थी। मोहन, रघु, सुमन और छोटू चारों खामोश बैठे थे। सबकी आंखों में वही सवाल, क्या वो वाकई रक्षा थी? मोहन ने धीरे से कहा, अगर वो रक्षा थी तो वो चाहती है कि हम उसकी आत्मा को शांति दें, पर कैसे? सुमन ने कांपते हुए कहा। उसने कहा था कि पेड़ में कोई अंधेरी आत्मा रहती है, शायद हमें उसी का सामना करना होगा। रघु गुस्से में बोला, हम लोग गांव के लोग हैं, पेड़ से डरेंगे क्या? आज रात उसी पेड़ को जला देंगे। मोहन ने सिर हिलाया। नहीं रघु, ये बात इतनी आसान नहीं है। आग से पेड़ नहीं, उसमें रहने वाली आत्मा को मुक्त करना होगा, और वो काम सिर्फ सच्चाई से हो सकता है। गांव के बुजुर्ग पंडित जगन्नाथ को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सबको अपने घर बुलाया। उन्होंने पुराने ग्रंथों से धूल झाड़ते हुए कहा, यह वही पेड़ है जो सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं इस पेड़ की जड़ें जमीन में नहीं, किसी और लोक में जाती हैं। रक्षा की आत्मा उस आत्मा से बंध चुकी है। जब तक वो बंधन टूटेगा नहीं, तब तक न रक्षा को शांति मिलेगी न गांव को। मोहन ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा पंडित जी? पंडित जी ने कहा, आज रात अमावस्या है। आधी रात को उस पेड़ के नीचे जाकर अग्नि दीक्षा करनी होगी। उस दौरान कोई भी डरकर पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जो डर गया वो आत्मा उसी के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। शाम होते ही गांव में फिर डर फैल गया। बच्चों को घरों में बंद कर दिया गया। मोहन, सुमन, रघु और छोटू पंडित जी के साथ पेड़ की ओर निकल पड़े। उनके हाथों में दिए जल रहे थे और मंत्रों की आवाज हवा में गूंज रही थी। पेड़ के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई, दिए की लौ बार बार बुझने लगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, किसी भी हाल में पीछे मत देखना। लेकिन तभी पेड़ की जड़ों से हल्की सरसराहट हुई। सुमन ने डरते हुए पूछा, पंडित जी, ये क्या आवाज है? उन्होंने आंखें बंद रखते हुए कहा, शांति रखो, ये आत्मा जाग रही है। अचानक हवा में एक तीखी चीख गूंजी। वही आवाज रक्षा की। वो पेड़ के ऊपर दिखाई दी। सफेद साया धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ। उसके बाल जमीन तक फैल गए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत। उसने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन यह पेड़ मुझे छोड़ता नहीं। मोहन ने कदम आगे बढ़ाए। रक्षा, हम तुम्हें छुड़ाने आए हैं, बताओ क्या करना होगा? रक्षा ने कहा, इस पेड़ की जड़ में जो लाल मिट्टी दिख रही है, उसमें एक पुराना कलश गड़ा है। उसी में उस आत्मा की शक्ति है। उसे बाहर निकालो और अग्नि में डाल दो। रघु तुरंत फावड़ा लेकर मिट्टी खोदने लगा। जैसे ही उसने कलश निकाला, उसके अंदर से काले धुएं का गुब्बार निकला। हवा एकदम ठंडी हो गई और अचानक पेड़ की सारी टहनियां एक साथ झूमने लगीं। रघु के हाथ से कलश गिर पड़ा। काली परछाई हवा में उठी और पंडित जी के चारों ओर घूमने लगी। पंडित जी ने मंत्र तेज के, लेकिन वो परछाई और उग्र होती जा रही थी। सुमन रोने लगी। कुछ करो मोहन। मोहन ने झपट कर कलश को उठाया और दिए की लौ में डाल दिया। एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई। हवा रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक पेड़ की जड़ से हल्की सी रोशनी निकली, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। रक्षा धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं जा रही हूं, लेकिन इस गांव को संभालना, क्योंकि अब वो पेड़ खाली नहीं रहेगा, कोई और इसमें अपना घर बना सकता है। इतना कहकर रक्षा की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदल गई। पेड़ की टहनियां स्थिर हो गईं। पंडिता जी ने गहरी सांस ली। समाप्त हो गया, या शायद अभी नहीं। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पेड़ के नीचे मिट्टी पर राख में रक्षा का नाम लिखा था, मैं लौटूंगी। मोहन उस नाम को देखकर देर तक खड़ा रहा। हवा फिर से वहीं फुसफुसाहट लेकर आई। पेड़ जिंदा है
और तभी पास कि झाड़ियों में से किसी के कदमों की आवाज आई। मोहन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस पेड़ की टहनी पर लटका वही झूला जो अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य साया उस पर बैठकर फिर से कहानी की शुरुआत कर चुका हो। रक्षा की आत्मा शायद गई नहीं थी, वो बस एक और रात का इंतजार कर रही थी। रक्षा की आत्मा के मुक्त होने के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति छाई रही। पेड़ अब स्थिर था, हवा सामान्य बह रही थी और गांव वालों ने सोचना शुरू किया कि सब खत्म हो गया। लेकिन मोहन के दिल में कहीं ना कहीं एक डर अब भी जिंदा था। हर रात वो खिड़की से उस पेड़ की तरफ देखता और उसे लगता झूला अब भी हल्का हल्का हिल रहा है। एक दिन जब सूरज ढल चुका था, मोहन की पत्नी अलता ने कहा, अब तो सब खत्म हो गया ना, रक्षा अब नहीं आएगी? मोहन ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ शायद। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि शायद अब यकीन में बदल चुका था। रात के करीब 1 बजे मोहन को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठा, बाहर गया, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। पेड़ की ओर देखा, झूला हिल रहा था। मोहन की सांसें थम गईं। उसने धीरे से कहा, रक्षा, क्या तुम वापस आ गई? जवाब में हल्की हवा चली और पेड़ से पत्ते गिरे। वो अंदर लौटा तो देखा कमरे में उसकी बेटी रानी खिड़की के पास खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। मोहन ने पूछा, रानी, तुम यहां क्या कर रही हो? रानी ने कहा, पापा, रक्षा दीदी खेलने आई हैं। मोहन का दिल दहल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन रक्षा दीदी? रानी ने खिड़की की ओर इशारा किया और वहां एक सफेद परछाई खड़ी थी। मोहन ने दौड़कर बेटी को उठाया और कमरे से बाहर भागा। सामने लता खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही डर झलक रहा था। लता बोली, मैंने कहा था वो गई नहीं। सुबह होते ही मोहन पंडित जगन्नाथ के पास पहुंचा। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता था वो आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, उसके बंधन टूटे, लेकिन वो पेड़ अब उसकी पहचान बन चुका है। जब भी कोई उस पेड़ के नीचे खेलता या रुकता है, रक्षा की आत्मा उसे अपना हिस्सा समझ लेती है। मोहन ने घबराकर कहा, तो मेरी बेटी? पंडित जी ने आंखें बंद की, फिर बोले, रानी अभी सुरक्षित है, लेकिन अगर रक्षा का असर गहरा हुआ तो वो भी उसी दुनिया में खिंच जाएगी। उन्होंने एक उपाय बताया, आज रात उसी पेड़ के नीचे जाकर रक्षा की आत्मा से संवाद करना होगा। अगर वो मान गई तो उसका असर खत्म होगा, वरना। मोहन ने बात काटी, मैं करूंगा। रात आई, पूरा गांव सन्नाटा। मोहन अकेला दिया लेकर पेड़ के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी, दिए की लौ कांप रही थी। उसने कहा, रक्षा, अगर तुम सुन रही हो तो सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर झूला अपने आप हिलने लगा। पेड़ की टहनियों से एक सफेद धुंध उतरी और उसमें से वही आकृति उभरी, रक्षा। पहले से भी ज्यादा शांत, पर अब उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। वो बोली, तुमने मुझे मुक्त किया था, लेकिन इस पेड़ ने मुझे जाने नहीं दिया। अब जो भी इसे देखता है वो मुझसे जुड़ जाता है। मोहन ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूं। रक्षा ने हल्की मुस्कान दी, अगर तुम अपनी बेटी से सच्चा प्यार करते हो तो मुझे भी शांति दो। मोहन ने पूछा, कैसे? रक्षा ने कहा, इस पेड़ की जड़ों के नीचे मेरा अधूरा जीवन दबा है। मेरे वचन अधूरे हैं। जिस दिन कोई बिना डर के मुझे याद करेगा और मेरा नाम बिना भय के लेगा, उस दिन मैं चली जाऊंगी। मोहन ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और बोला, रक्षा, तू बुरी नहीं थी, तू सिर्फ अकेली थी। इतना कहते ही तेज हवा चली, पेड़ से सैकड़ों पत्ते गिरे और झूला एकदम रुक गया। रक्षा की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदल गई। उसकी आवाज आई, अब शायद सच में शांति मिल जाए। अगली सुबह पेड़ बिल्कुल शांत था। गांव के लोग कहने लगे, अब वो श्राप मिट गया। लेकिन उसी शाम जब मोहन ने अपनी बेटी को बाहर खेलते देखा, वो फिर मुस्कुरा रही थी और झूला फिर हल्का हिल रहा था। मोहन ने डरते हुए कहा, रानी, तू किससे बात कर रही है? रानी ने जवाब दिया, रक्षा दीदी कह रही हैं कि अब वो नहीं जाएंगी।
वो यहीं रहेंगी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ की पत्तियों के बीच से वही हल्की हंसी फिर सुनाई दी। मैं अब इस पेड़ की नहीं, इस घर की हूं। और उसके बाद से उस गांव में कोई बच्चा शाम के बाद बाहर नहीं खेलता, क्योंकि सब जानते हैं झूला अब भी हिलता है और रक्षा अब किसी और का इंतजार कर रही है। रानी की मासूम हंसी अब गांव में डर का कारण बन चुकी थी। लोग कहते थे जब भी वो झूले के पास खेलती, हवा का रुख बदल जाता था, पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगती और जो भी उस झूले को छू लेता उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए एक अजीब सन्नाटा उतर आता। मोहन अब लगभग हर रात जागता रहता। वो खिड़की से देखता, रानी धीरे धीरे झूले की तरफ जाती और हवा में किसी से बातें करती। उसकी मां लता डर के मारे कुछ कह नहीं पाती थी। एक रात उसने कहा, मोहन, अब हमें यहां से चले जाना चाहिए। मोहन ने जवाब दिया, अगर भागेंगे तो ये हमारे पीछे आएगी। दूसरे दिन सुबह मोहन गांव के बुजुर्ग बाबा शिवनंद के पास पहुंचा। बाबा ने ध्यान से सुना और बोले, रक्षा अब इस दुनिया में दो रूपों में बट गई है। एक वो जो पेड़ में बंधी है और दूसरी जो तुम्हारी बेटी में समा चुकी है। मोहन ने घबरा कर पूछा, तो क्या मेरी बेटी अब? बाबा ने बीच में कहा, अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन वो दिन दूर नहीं। बाबा ने कहा, आज अमावस है, अगर तुम हिम्मत रखो तो आज ही सब खत्म कर सकते हो। उन्होंने एक लाल धागा, नींबू और एक दीपक दिया और बोले, रात ठीक 12 बजे पेड़ के नीचे दीपक जलाना और रानी को साथ ले जाना। अगर रक्षा की आत्मा सामने आए तो अपनी बेटी से कहना, अब समय है लौटने का। अगर रानी ये शब्द बोलेगी तो रक्षा की शक्ति टूट जाएगी। रात आई, आसमान में एक भी तारा नहीं था। पूरा गांव सन्नाटा। मोहन, लता और रानी तीनों धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे दीपक रखा गया। हवा तेज हो चली। रानी अचानक हंसने लगी, पापा, रक्षा दीदी आई हैं। और तभी झूला अपने आप हिलने लगा। पेड़ की शाखाओं से सफेद धुंध उतरी और रक्षा की परछाई सामने आई। इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो बोली, क्यों बुलाया मुझे? मैं तो अब यहीं रहती हूं। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, रक्षा, अब समय है शांति का। रक्षा हंसी, शांति? जब कोई मुझे समझ ही नहीं पाया तो अब शांति कैसी? लता ने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, बोलो वो बात जो बाबा ने कही थी। लेकिन रानी ने हंसते हुए कहा, मैं क्यों बोलूं? रक्षा दीदी ने कहा है, अब मैं भी यहीं रहूंगी। अचानक दीपक बुझ गया। हवा में अंधेरा फैल गया। रक्षा अब रानी के बहुत पास थी। वो बोली, अब ये मेरी है। मोहन ने पूरी ताकत से रानी को पकड़ा और बोला, नहीं रक्षा, वो मेरी बेटी है। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, जमीन कांप उठी। रक्षा चीखी, अगर उसे ले जाओगे तो ये गांव कभी चैन से नहीं सोएगा। मोहन ने चीखते हुए कहा, मैं तुझे शांति दे रहा हूं, जा, अब आजाद हो जा। और उसने लाल धागा रानी के गले से निकालकर पेड़ की जड़ों में बांध दिया। एक तेज चीख गूंजी, हवा में राख फैल गई। रानी बेहोश होकर गिर गई। कुछ पल बाद हवा थम गई। दीपक अपने आप दोबारा जल उठा। जब सुबह हुई तो गांव में शांति थी। रानी अब ठीक थी, लेकिन उसके गले पर लाल निशान रह गया था। बाबा ने कहा, वो निशान याद दिलाएगा कि रक्षा अब सच में मुक्त हो गई है। लेकिन मोहन को आज भी रातों में वो पेड़ सपने में दिखता है। कभी कभी उसे लगता है कि झूला अब भी हिल रहा है और कोई धीमी सी आवाज कहती है, मैं गई नहीं, बस रूप बदल लिया है। गांव वालों का कहना है अब वो पेड़ शांत है, पर जब भी कोई बच्चा उसके नीचे झूला झूलता है, हवा में वही पुरानी हंसी सुनाई देती है, चलो रानी, आज फिर खेलते हैं। सुबह की ठंडी हवा में उस गांव पर अब भी एक अनजाना डर पसरा था। रात में जो हुआ वो किसी ने ठीक से देखा नहीं, बस लोगों ने घर से आती चीखें सुनी थीं। अगले दिन दरवाजा खोला गया। अंदर राख बिखरी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई। सबको यकीन हो गया,
रक्षा की आत्मा वापस आ चुकी थी। पंडितों को बुलाया गया, मंत्र पढ़े गए, लेकिन हर बार हवा भारी हो जाती, दिए बुझ जाते। कोई अदृश्य शक्ति थी जो वहां मौजूद थी, जो हर मंत्र का जवाब सिर्फ ठंडी हंसी से देती थी। रात में गांव का पुराना चौकीदार जब रास्ते से गुजर रहा था, उसे वही लड़की दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, झील के पास खड़ी। वो धीरे धीरे पानी में उतरी और अगले पल उसका चेहरा राख की तरह काला पड़ गया। वो चौकीदार चिल्लाया, रक्षा! वो पलटी और बोली, रक्षा तो मर चुकी है, अब सिर्फ मैं हूं। अगली सुबह झील का पानी लाल था और हर उस घर की दीवार पर जिसने रक्षा की मदद करने की कोशिश की थी, वहां बस यही लिखा था, मुझे जलाया गया था, अब मैं सबको जलाऊंगी। गांव अब लगभग खाली हो चुका था। हर घर पर ताले लटक रहे थे और हवा में अब भी वही फुसफुसाहट थी, मैं लौटी हूं। बस एक आदमी बचा था, तांत्रिक शिवदास, जो रक्षा की आत्मा को मुक्त कराने आया था। उसने उस पुराने पेड़ के नीचे यज्ञ की तैयारी शुरू की। चारों तरफ दीपक जलाए, राख से मंडल बनाया और बीच में रक्षा की पुरानी चूड़ियां रख दी। वो जोर से मंत्र पढ़ने लगा, एयुएम भूत प्रेत पिशाचादि नाशय नाशय स्वाहा। अचानक हवा तेज चली, पेड़ की टहनियां कांपने लगीं और यज्ञ की आग में एक चेहरा उभरा। वो रक्षा थी। उसकी आंखें अब भी वही थीं, मगर उनमें अब सिर्फ दर्द था। वो बोली, मुझे किसी ने नहीं जलाया बाबा, मुझे मेरे ही परिवार ने जिंदा दफनाया था। शिवदास सन्न रह गया। रक्षा की आवाज कांप रही थी, मैं बदला नहीं चाहती, मैं बस शांति चाहती हूं। इतना कहते ही हवा ठहर गई, दीपक अपने आप बुझ गए और पेड़ के नीचे हल्की सी राख की सुगंध फैल गई। अगली सुबह गांव वाले लौटे। वो पेड़ अब सूखा नहीं था, उस पर सफेद फूल खिले थे। लोगों ने समझ लिया, रक्षा अब मुक्त हो चुकी थी। रात को झील के पास किसी ने एक हल्की सी आवाज सुनी, धन्यवाद। और फिर कभी उस गांव में कोई नहीं डरा।